वर्तमान में पूरे विश्व में डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से पीड़ितों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हमारे देश में भी ये संख्या काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। आज तक के आंकड़े ये कहते हैं कि भारत के अंदर 7 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और सेम इतना ही नंबर 7 करोड़ करीब प्री डायबिटीज़ से पीड़ित है। सबसे पहले सवाल यह प्रश्न उठता है कि डायबिटीज़ क्या है। एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ का अर्थ होता है खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ग्लूकोज कहाँ से आता है, कैसे मिलता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम संतुलित आहार खाते हैं, उसके जो है मुख्य जो अंश होते हैं, तत्व जो होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ग्लूकोज जो होता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से अमीनो एसिड्स बनते हैं और फैट के ब्रेकडाउन से फैटी एसिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल बनता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसके ब्रेकडाउन से ग्लूकोज मिलता है हमें, और ये ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर पेट की आंतों में अब्जॉर्ब होता है। जिस तरह से हमारे घर का जो ताला है वो चाबी से खुलता है, उसी तरह से ग्लूकोज का ब्लड से शरीर की कोशिकाओं में एंटर करने में इंसुलिन मदद करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम बनती है तो ब्लड से ग्लूकोज अपने शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है और हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज को काम में लेके ऊर्जा बनाती है। जिस तरीके से बिजली घर से बिजली हमारे घर तक आती है, हमारे घर की लाइटें रोशन होती है, उसी तरह से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक करके ऊर्जा बनाती है। ये ऊर्जा हमारे शरीर की दैनिक गतिविधि के लिए आवश्यक होती है। इंसुलिन नामक हार्मोन ये कहाँ पे बनता है? हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास से इंसुलिन बनता है और ये इंसुलिन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ का अर्थ होता है शरीर में इंसुलिन की मात्रा का कम बनना या इंसुलिन की मात्रा का बनना बिल्कुल बंद हो जाना, या इंसुलिन बनता तो है लेकिन वह इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके बाद में सवाल उठता है कि डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है। डॉक्टर्स जनरली अपने स्लिप के ऊपर लिखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ या जीडीएम गैस्टेशनल डायबिटीज़ और सेकेंडरी डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ का अर्थ है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और जुवेनाइल डायबिटीज़। ये जनरली छोटे बच्चों में होती है, यह पारिवारिक नहीं होती है। दूसरा ये ऑल ऑफ सडन होती है, इसके अंदर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है, यानी कि इनमें इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं इनको अपने सर्वाइवल के लिए आजीवन इंसुलिन ही लेना पड़ता है। दूसरा जो पेशेंट्स होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, इनके जो रोगी हैं ये भारतवर्ष में सर्वाधिक हैं। इसका जो मुख्य कारण होता है ये पारिवारिक हो सकती है, यानी कि दादा दादी के परिवार से या नाना नानी के परिवार से ट्रांसमिट हो सकती है आपके अंदर। दूसरा जिनका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा होता है, यानी कि जिनमें मोटापा होता है, उनके अंदर भी इसकी रिस्क ज़्यादा रहती है। उसका रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन बनता तो है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, या फिर कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से होता है, या फिर स्ट्रेस, बढ़ते हुए मानसिक तनाव की वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। तीसरे तरह का जो डायबिटीज़ है जीडीएम, इस तरह के पेशेंट गैस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि गर्भावस्था के दौरान होने वाला डायबिटीज़, इस तरह के पेशेंट भी पिछले 8 से 10 सालों में हमारे देश में काफ़ी बढ़े हैं। उसका जो मुख्य कारण है एल्डरली प्रेगनेंसी, यानी कि लंबी अवधि के बाद कंसीव करना या प्रेगनेंसी का आना, या जिनका कंसीव करने से पहले वज़न बहुत ज़्यादा है, या जिनमें पारिवारिक हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, जिनके मदर फादर या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स या जिनके मैटरनल अंकल आंटी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। तो ऐसे पेशेंट्स की ये सारे के सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो जीडीएम के लिए या गैस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। चौथे तरह का जो डायबिटीज़ होता है सेकेंडरी डायबिटीज़। इस तरह के पेशेंट की संख्या हालांकि कम है। ये उनमें होता है जिनमें अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, या जिनमें पेनक्रियास के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, या कुछ पेशेंट्स के अंदर एक्यूट पेनक्रियाटिस या क्रॉनिक कैल्सिफिक पेनक्रियाटिस हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स में जो डायबिटीज़ होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डायबिटीज़। सेकेंडरी डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए इंसुलिन का ही ज़रूरत होता है, उनमें टैबलेट्स का कोई रोल नहीं होता है। उसके अलावा भी कुछ और भी एंडोक्राइनोपैथीज़ हैं जिनकी वजह से भी डायबिटीज़ की रिस्क रहती है। अब सवाल उठता है कि डायबिटीज़ के क्या लक्षण होते हैं, डायबिटीज़ को कैसे पहचाना जाए कि ये डायबिटीज़ है या नहीं है। जनरली हम सुनते हैं कि बार बार
यूरिन का आना, वज़न का कम होना, बार बार प्यास लगना या ज़्यादा भूख लगना या देखने में परेशानी का होना या बार बार जननांगों पर इन्फेक्शन का होना जैसे कि बेलेनाइटिस या बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फिर ईचिंग का होना या फिर ब्लरिंग ऑफ विज़न यानी कि हमारी आंखों की रोशनी का बार बार उतार चढ़ाव होना यानी चश्मे का नंबर बदलना, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं ये डायबिटीज़ के लक्षण हैं। यदि आप में इस तरह का कोई भी लक्षण मौजूद हो तो आपको नेक्स्ट डे फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर अपना अवश्य चेक कराना चाहिए। सवाल उठता है कि फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोज करना चाहिए। तो डायबिटीज़ डायग्नोज करने के लिए 3 टेस्ट सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर हमें 8 से 10 घंटे भूखे रहने के पश्चात चेक करना चाहिए। अगर इससे लंबे समय तक हम भूखे रहने के बाद अगर अपना फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं तो वह अबनॉर्मली हाई आता है, रीज़न कि लीवर के थ्रू ग्लूकोज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, फास्टिंग ब्लड शुगर जैसे ही हमारी नींद खुले उसके साथ ही हमें चेक करना चाहिए, बिकॉज 90% लोग अपना फास्टिंग ब्लड शुगर एक्सरसाइज के बाद या वॉक के बाद चेक करते हैं, जिसके बाद से वो जो वैल्यू आती है वो फॉल्स वैल्यू आती है। रीज़न कि वॉक की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से आपका जो ग्लूकोज है वो कंज्यूम हो जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू नॉर्मल से कम आती है। यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर रात को खाना खाने के बाद 8 से 10 घंटे बाद सुबह उठते ही चेक करना चाहिए। दूसरा, वॉक पे जाने से पहले या एक्सरसाइज से पहले उसे चेक करना चाहिए। और फास्टिंग ब्लड शुगर की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसमें ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। दूसरा जो शुगर होता है 2 आवर PPG यानी कि खाना खाने के 2 घंटे पश्चात, यानी कि भरपूर खाना खाने के 2 घंटे बाद। यानी कि जैसे कि आपने 10 बजे खाना खाया तो आपको 12 बजे अपना पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर या 2 आवर PPG ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। रीज़न कि इंसुलिन का जो एक्शन होता है वो खाना खाने के 2 घंटे बाद पीक पे होता है। यदि खाना खाने के 2 घंटे बाद में इंसुलिन का एक्शन अगर पीक पे नहीं आता है तो इसका मतलब इंसुलिन कम मात्रा में बन रहा है या इंसुलिन जो बन रहा है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम 2 आवर PPG ब्लड शुगर चेक करते हैं। 2 आवर PPG का जो सामान्य लेवल है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनमें ये 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को डायबिटीज़ है। यदि किसी व्यक्ति का फास्टिंग ब्लड शुगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है और 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इस अवस्था को हम कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या प्री डायबिटीज़, यानी कि वर्तमान में इनको डायबिटीज़ नहीं है लेकिन 5 साल बाद इनको 50% रिस्क रहती है कि ये डायबिटिक पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरा, खाना खाने के 2 घंटे बाद या नाश्ता करने के 2 घंटे बाद जो सामान्य ब्लड शुगर है वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। यदि यह 140 से ज़्यादा है और 199 से कम है तो हम इसे कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस यानी कि प्री डायबिटीज़। अब सवाल उठता है कब कहें कि डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ का अर्थ है फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा और खाना खाने के 2 घंटे बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा, इस अवस्था को हम कहते हैं डायबिटीज़। तीसरा जो आवश्यक टेस्ट है वो है HbA1c यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज है वो होता है लेस देन 5.8%, यानी कि इन्हें डायबिटीज़ नहीं है। जिनका ये लेवल 6.3% से ज़्यादा है यानी कि ये सफ़र कर रहे हैं प्री डायबिटीज़ से, और जिनका लेवल अबोव 6.5 है यानी कि आपको डायबिटीज़। HbA1c का अर्थ होता है एवरेज ब्लड शुगर, यानी कि बीते हुए 8 से 12 हफ्ते का ब्लड शुगर कंट्रोल। तीसरा जो टेस्ट होता है HbA1c फ्रक्टोसामिन। इन्हीं टेस्ट के हेल्प से हम डायबिटीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि डायबिटीज़ होने पर हमारे मन में कई सवाल उठते हैं, ऐसा मेरे ही साथ क्यों, मैं ही डायबिटीज़ से पीड़ित क्यों हूँ। इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीज़न कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, हमारा मोटापा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आज हम डायबिटीज़ के घेरे में हैं। इस घेरे को तोड़ने का एक ही उपाय है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, रेगुलर वॉक करें, रेगुलर योगा के लिए जाएं, तो हम इस इंसिडेंस को, इस प्रेवलेंस ऑफ बढ़ती हुई डायबिटीज़ की प्रेवलेंस को हम रोक सकते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल के जो मुख्य साधन है उसमें फर्स्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकंड है मेडिकेशंस। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपकी डाइटरी हैबिट्स उसको आप चेंज कीजिए। सेकंड है एक्सरसाइज, थर्ड है वॉक,
फोर्थ है योगा एंड फिफ्थ है मेडिटेशन एंड सिक्स्थ इज प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन थेरेपी यानी कि प्राणायाम। डाइट का अर्थ है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। संतुलित आहार से अर्थ है कि हम जो भी भोजन करते हैं 24 घंटे के अंदर उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए, 15% आपका प्रोटीन्स का होना चाहिए, रेस्ट ऑफ द अमाउंट बाय फैट। यानी कि जैसे हम 100 ग्राम भोजन करते हैं 24 घंटे के अंदर तो उसमें 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 15 ग्राम उसमें प्रोटीन होना चाहिए और बाकी बचा हुआ हिस्से में फैट होना चाहिए। इस डाइट को हम कहते हैं संतुलित आहार और बैलेंस डाइट। दूसरा सवाल आता है कि वॉक हमें किस समय करनी चाहिए। वॉक हम 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। दूसरा, जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ नहीं है वो कभी भी वॉक के लिए जा सकते हैं, लेकिन वॉक पे जाने से पहले टी है, कॉफ़ी है, मिल्क है, प्लस साथ में 1 या 2 पीस बिस्किट ये हमें साथ लेके जाने चाहिए। रीज़न कि अगर हम वॉक पे जाते हैं और हम डायबिटिक पेशेंट हैं, हमें इंसुलिन ले रहे हैं या डायबिटीज़ से संबंधित दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वॉक के बाद या एक्सरसाइज के बाद हमारी के दौरान या वॉक के बाद हमारी शुगर कम होने की रिस्क रहती है। रीज़न कि जैसे हम वॉक बढ़ाते हैं तो हमारा शरीर जो है उस जिसमें जो इंसुलिन बन रहा है या जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं उन दवाइयों का असर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड शुगर कम होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो कई बार ऐसे व्यक्तियों को वॉक के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान या घर लौटते समय चक्कर का आना, सर का घूमना, जी का मचलाना या सर में भारीपन का होना या शरीर का ठंडा होना, ये सारे के सारे लक्षण होते हैं लो ब्लड शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ऐसा कभी भी महसूस करें तो उस दौरान आप 2 चम्मच चीनी घोलकर या 2 चम्मच ग्लूकोज घोलकर इमीडिएटली ले सकते हैं। उसके बाद में आता है कि मेडिकेशंस। मार्केट में बहुत सारे मेडिकेशंस अवेलेबल है। कुछ ड्रग्स तो हम ओरल ड्रग्स आती है और कुछ ड्रग्स है इंजेक्टेबल्स, जिसके द्वारा हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अब सवाल उठता है अगर मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हुई तो क्या हो सकता है, मेरे साथ में क्या क्या कुपरिणाम या क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। जी हाँ, अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो तो उसकी वजह से कई सारी कॉम्प्लिकेशन आपके भविष्य में आ सकती है, जिनमें से मुख्य अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो अगर ऊपर से अगर शुरू करें तो स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस होने की रिस्क रहती है। सेकंड, आंखों के ऊपर असर, कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद, या फिर आंख के पर्दे पर असर यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, या फिर ग्लाइकोमा जिसे हम कहते हैं काला पानी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, इवन लीवर फेलियर की रिस्क भी पुअरली कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा है। यदि अगर आपका डायबिटीज़ प्रॉपरली कंट्रोल ना रहे तो आपका लीवर भी खराब हो सकता है। उसके साथ में आपको जो रिस्क रहती है पैरों के अंदर न्यूरोपैथी यानी कि डायबिटीज़ के अंदर माइक्रोवेस्कुलर एज वेल एज माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है, जिन्हें हम डॉक्टर्स लिखते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। यानी नेफ्रोपैथी का अर्थ होता है आपकी किडनी के ऊपर डायबिटीज़ का खराब असर रहना। डायबिटिक न्यूरोपैथी का अर्थ होता है आपकी पैरों की नसों पे डायबिटीज़ का खराब असर आना। डायबिटिक रेटिनोपैथी का अर्थ होता है आपकी आंखों के पर्दे पर पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ का खराब असर आना, या फिर आपको स्ट्रोक या पैरालिसिस या हार्ट अटैक। दूसरा ये है कि डायबिटीज़ के कारण हर 8 सेकंड के अंदर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, कारण डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक हार्ट अटैक्स, सडन कार्डिक अटैक्स। सवाल उठता है कि डायबिटीज़ के अंदर क्या फास्टिंग और फिस्टिंग करना चाहिए। जो भी पेशेंट्स डायबिटीज़ से पीड़ित है, चाहे वो ओरल टैबलेट्स ले रहे हो या इंसुलिन ले रहे हो, ऐसे व्यक्तियों को उपवास नहीं करना चाहिए। कारण कि अगर लंबे समय तक उपवास करते हैं तो इनके जो ब्लड शुगर के लेवल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। रीज़न कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो उसके रेस्पॉन्स में हमारे शरीर से पेनक्रियास इंसुलिन को रिलीज़ करता है। यदि हम दिन भर भूखे पेट रहते हैं, दवा नहीं लेते हैं या दवा का प्रयोग करते हैं, अगर हमारे पेट में खाना नहीं जाएगा तो पेनक्रियास से इंसुलिन बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होगा। तो उसकी वजह से प्लस उसके साथ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स जैसे कि ग्लूकागोन है, कोर्टिसोल है, ACTH है, ऐसे जो हार्मोन्स हैं वो हमारे शरीर से निकलने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर है वो टोटली अनकंट्रोल्ड हो जाता है। यानी कि डायबिटीज़ से पीड़ित पेशेंट्स को फास्टिंग और फिस्टिंग या उपवास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद में सवाल उठता है कि डायबिटीज़ में बहुत सारी मिथ्स हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है। जी हाँ, मीठा खाने से डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं होता है। डायबिटीज़ उन लोगों को होता है जिनमें पारिवारिक होता है या जिनका वज़न नॉर्मल से या सामान्य से ज़्यादा होता है या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से होता है। साथ ही आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे BGR 31 के नाम से,
या बहुत सारे मेडिसिन थे शुगर रेमेडी के नाम से, या करेले का पाउडर, जामुन की गुठली का पाउडर, दाना मेथी का पानी, पनीर के फूल, या फिर विजय सार की लकड़ी का जूस पीने से क्या मेरा शुगर कंट्रोल हो सकता है। जनरली पेशेंट्स आके आउटडोर में सवाल काफ़ी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो गुड़मार का, मेथी, दाना मेथी के पानी का, दाना मेथी के पाउडर का, जामुन की गुठली का, अमलतास के पत्ते का, या सदाबहार के पत्ते का, या फिर शुगर रेमेडीज़ का, या फिर डी शुगर नामक कई सारी टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है, इनका प्रयोग कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, इनके प्रयोग करने से डायबिटीज़ पे कोई असर नहीं होता है। डायबिटीज़ बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसको हम सिर्फ अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर इन फॉर्म ऑफ जैसे वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, आउटडोर गेम्स है, प्लस अपनी डाइट पे कंट्रोल करके काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है तो हमें फिर मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में सवाल उठता है कि कई सारे सवाल मन में उठते रहते हैं कि हमें किस तरह के टेस्ट है वो डायबिटीज़ में करवाने चाहिए। जी हाँ, अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो हफ्ते में एक बार अपने फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर का अवश्य चेक करें। उसके साथ जो आवश्यक टेस्ट है HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो ये शो करता है 8 से 12 हफ्ते का आपका ब्लड शुगर कंट्रोल। यह जो टेस्ट है वो आपको 3 महीने के अंतराल से कराना चाहिए यदि आपका HbA1c 8% से ऊपर रहता है। तो यदि आपका HbA1c 6.5 से 7 के बीच है तो आप इस टेस्ट को 6 महीने के अंतराल से भी कर सकते हैं। उसके साथ में आवश्यक टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल, यानी कि खून में चिकनाई की जांच। इस टेस्ट को आप 1 वर्ष में एक बार कर सकते हैं। यदि आपके कोलेस्ट्रॉल की लेवल 250-300 के आसपास है, सीरम ट्राइग्लिसराइड आपका 250 से 300 के आसपास है, या बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल 150-200 के आसपास है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 महीने के अंतराल से करना चाहिए। यदि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, सीरम ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, और LDL कोलेस्ट्रॉल बिलो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो इस टेस्ट को आप वर्ष में एक बार कर सकते हैं। साथ में आपके गुर्दे की जांच भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यानी कि किडनी की टेस्ट। किडनी के लिए जो आवश्यक टेस्ट होते हैं वो होता है सीरम क्रेटिनिन एंड यूरिन फॉर ACR, यानी कि यूरिन फॉर एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो। ये आपको जनरली एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, यानी कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो उस दौरान आपको कराना चाहिए। यदि आपकी टेस्ट नॉर्मल है तो वर्ष में या एनुअली आप एक बार इसे करवा सकते हैं। उसके साथ में ECG वगैरह है जो वर्ष में आप ईयर में एक बार करा सकते हैं। प्लस आपके फेफड़ों की जांच भी आपको करानी चाहिए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वंस एन ईयर, प्लस ट्रेडमिल टेस्ट 5 साल में एक बार आप कर सकते हैं। उससे आप ये पता कर सकते हैं आपका हार्ट कितना ज़्यादा मजबूत है, आप किसी हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी के घेरे में तो नहीं है। उसके साथ में आपके आँख की जांच भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यानी कि आपको फंडस एग्जामिनेशन कराना चाहिए जिससे आप ये पता कर सकें कि आप डायबिटिक रेटिनोपैथी नामक रोग से ग्रसित तो नहीं है। और ये जो टेस्ट है, अगर आपको आँखें नॉर्मल है, फंडस आपका नॉर्मल है, तो वंस एन ईयर आप इस टेस्ट को कर सकते हैं। उसके बाद में सवाल उठता है कि क्या मैं डायबिटीज़ के साथ यात्रा कर सकता हूँ? जी हाँ, आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो अपनी यात्रा को बिल्कुल भी स्थगित ना करें, आप अपनी यात्रा को बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप इंसुलिन के ऊपर हैं, आप इंसुलिन लगा रहे हैं, तो अपने इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से कैरी करें। यानी उसका जो मुख्य कारण है ये है कि इंसुलिन एक हार्मोन है और इसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको आपको स्टोर करना होता है। यदि आप इसे बाहर रखते हैं या ओपनली इसके साथ में ट्रैवल करते हैं तो आपका ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए कूलेंट पाउचेज मार्केट में अवेलेबल है, उसके साथ में आप अपने इंसुलिन को कैरी कर सकते हैं और उसके साथ अपनी हवाई यात्रा को या रेल यात्रा को या बस यात्रा को आप कर सकते हैं। उसके बाद में सवाल उठता है कि क्या हम रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, बिकॉज हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ये आउटिंग का रहता है कि हम क्या घर के बाहर खाना खा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट भी घर के बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, लेकिन उसे अपनी डाइट का प्रॉपर्ली ध्यान रखना है, उसे बैलेंस डाइट खाना है, प्लस अपने मेडिकेशन को प्रॉपर्ली लेना है। तीसरा कि क्या मैं चल सकता हूँ। जनरली डायबिटीज़ पेशेंट का ये रहता है कि साहब उन्होंने कहा है कि आप इससे ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको हार्ट अटैक होने का रिस्क है या आपको लकवा मारने का रिस्क है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रॉपर्ली वॉक कर सकते हैं, प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, यदि आपका एज 40 साल से ऊपर है या आपके ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ बहुत लंबे समय से है तो एक बार आप वॉक स्टार्ट करने से पहले या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें। अगर वो आपको फिटनेस देता है तो आप रेगुलर वॉक या रेगुलर एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, यदि आप किडनी पेशेंट्स हैं
समर्स के दौरान अगर आप एक्सेस में वॉक करते हैं तो आपका क्रेटिनिन बढ़ने का रिस्क रहता है। रीज़न कि समर्स के अंदर डिहाइड्रेशन की रिस्क रहती है। जैसे ही शरीर में पानी की कमी होगी तो आपके क्रेटिनिन बढ़ने की रिस्क बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एडुकेट हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है। आप समय पर परिपूर्ण पानी पिए ताकि आपकी किडनी में कोई खराब असर ना आए। डायबिटीज़ के साथ आप स्वस्थ जीवन, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बस सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने रेगुलर एक्सरसाइज का पैटर्न बना के रखें, रेगुलर वॉक करें, रेगुलर मेडिटेशन करें, रेगुलर योगा करें एंड रेगुलर प्राणायाम करें, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल भी मेंटेन रहे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहे, आपका हेल्दी बॉडी वेट भी मेंटेन रहे, और उसके साथ आप बैलेंस डाइट लें जिससे आप अपने डायबिटीज़ को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस यदि अगर आपके डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ एडवाइस करी हैं तो आप उसे समय पे लें ताकि आपका डायबिटीज़ प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रहे और आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हाथों में रहे। धन्यवाद।